हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SUSM एकेडमी। मेरा नाम है ललित कुमार कंबोज और हम लोग पढ़ रहे हैं माइनर पेपर जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। ये माइनर पेपर सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अंडर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाया जाता है। हम लोग इस लेक्चर में यूनिट 7 पढ़ेंगे। यूनिट 6 तक बाकी 9 वीडियो 9 वीडियो लेक्चर बन चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ये वीडियो नंबर है 10 और हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं 7। ओके, तो इस यूनिट में जो हमें पढ़ना है, एक तो हम जो नींद संबंधी क्या क्या प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होते हैं। ओके, जो है वो ASPS DSPS ये सब कैसे संबंधित है जब नींद नहीं आती या नींद हमारी डिस्टर्ब होती है, हम कम और ज़्यादा सोते हैं। बीमारी है स्लीप एपनिया, ये पढ़ेंगे, हम सिलेबस में लिखा हुआ है। सुबह की धूप की भूमिका क्या है, इसको हम जानेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए या हमारी जो है ओवरऑल हेल्थ को सही करने के लिए धूप किस तरह का रोल प्ले करता है। तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स इसमें आ सकता है और इसके अलावा हेल्थ से जोड़ के कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको मैं अटेम्प्ट करेंगे और ये इसका थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। शिफ्ट कार्य करने से क्या और व्यावसायिक हेल्थ प्रॉब्लम चैलेंजेस क्या क्या हैं ये देखेंगे। शिफ्ट कार्य का मतलब कभी जैसे कुछ लोग कुछ दिन दिन में काम करते हैं, फिर कुछ उनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है, शाम को काम करते हैं, रात में काम करते हैं, उससे भी आपकी हेल्थ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो देखेंगे। और नींद और ये मेंटल हेल्थ का क्या क्या रिलेशन है ये देखेंगे। ओके, तो पहले थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। अगर कॉमन क्वेश्चन आता है तो सब चीज़ जोड़ के लिखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन आता है तो अलग अलग लिखेंगे। तो 24/7 का मतलब है कि हमारी जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो 24 घंटे और सातों दिन जो है वो काम भी करते हैं, या फिर इसमें जो है उनके हेल्थ में किस तरह की जो है प्रॉब्लम आती है। 24/7 क्योंकि सोसाइटी पूरी, आपको ने देखा होगा, देश दिन रात काम करता है, कोई सुबह काम करता है, कोई दोपहर में काम करता है, कोई शाम में काम करता है, इसलिए ये वर्ड इन्होंने 24/7 का लगाया है। क्योंकि देश 24/7 7 डेज इन ए वीक एंड 24 आवर्स, किस में, एक दिन और रात मिला करके। तो आज के इस युग में या इस समाज में नींद संबंधी विकार, ओके, विकार का मतलब होता है डिसऑर्डर, मतलब जो कि ऑर्डर में नहीं है, जो कि आप कहते हैं ना कि बैलेंस में नहीं है। ठीक, ये इस विकार जहाँ भी आएगा तो उसका मतलब कुछ चीज़ डिसबैलेंस है या कुछ ऑर्डर में नहीं है। इसको सिंड्रोम भी बोलते हैं। सिंड्रोम भी जब कहीं यूज होता है तो आप समझ लेना कि ये कोई ना कोई बीमारी से इसको संबंधित है, सिंड्रोम। ओके, जैसे कोई लक्षण दिखाई दिया, संकेत दिखाई दिया, विशेषता दिखाई दिया किसी इरेगुलरिटीज की, किसी डिसऑर्डर की, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम। ये किस ना किस से जुड़ा रहता है, किसी रोग से जुड़ा रहता है। तो नींद संबंधी कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है हमारे समाज में, ये प्रचलित हुई है, जहाँ कई व्यक्ति अनियमित घंटे काम करता है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे ऐसे काम करता है। इरेगुलर का मतलब यहाँ होता है कि वो कभी सुबह काम करता है तो कुछ, कभी शिफ्ट में शाम को हो गया, कभी रात में हो गया। तो रेगुलरिटीज उसकी कहते हैं ना कि रेगुलरिटीज उसकी उसमें नहीं है, आपका उसका हेल्थ को गड़बड़ करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जाकर के आप देख सकते हैं। इसका मतलब बायोलॉजिकल अगर क्लॉक गड़बड़ होती है तो वो कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में वो हमारे विकार में, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम में सामने आती है। ठीक, तो ये हो गया। देर रात तक हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आजकल उपयोग कर रहे हैं तो इससे भी हमें हाइपरटेंशन होता है, तनाव होता है, नींद में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ सामान्य नींद संबंधी विकार है जो कि आधुनिक बिना रुके जीवन शैली की मांग के कारण और गंभीर हो गए हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम कई तरह की होती है, सॉरी इसकी नींद की प्रॉब्लम। कुछ लोग जल्दी, जिसको नींद आ जाती है तो आधी रात उठ जाते हैं। कुछ लोग वो देर रात तक जो है जगते हैं तो उनको सुबह जो है वो लेट उठते हैं। तो नींद का प्रॉपर समय से ना आना, प्रॉपर समय पे ना आना ही नींद संबंधी विकार है। अनिद्रा, प्रॉपर नींद ना आना। अनिद्रा को क्या कहते हैं, में रोगी पर्याप्त और अटूट नींद नहीं आती। मान लिया 7 घंटे मिनिमम 8 घंटे सोना चाहिए तो पूरी प्रॉपर नींद नहीं ले पाता, जिससे जो रोगी है, रोग से ग्रस्त है, डिसऑर्डर से ग्रस्त है, तो उसको पूरा विश्राम नहीं मिल पाता और हेल्थ उसकी प्रभाव पड़ता है। हेल्थ प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। इससे हाइपरटेंशन या तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होगा।
उससे आपकी एनर्जी बॉडी की जो है वो आपकी प्रभाव पड़ेगा उसके उसके ऊपर, उससे आपके काम करने पे असर पड़ेगा, उसके आप जो भी आप काम करते हैं उसको ढंग से नहीं कर पाएंगे, मन में चिंता उत्पन्न होती है जिससे रोग और भी बढ़ जाता है। तो हेल्दी रहने के लिए सोना जरूरी है। लेकिन आजकल कई लोग इस अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बीमारी को अंग्रेजी में इंसोमानिया कहा जाता है। यह एक प्रकार की नींद संबंधी प्रॉब्लम है। इसमें व्यक्ति सोने में या तो असुविधा होती है, पूरी नींद नहीं हो पाती, इस कारण समस्या रहती है। ऐसा होने से स्वास्थ्य पर भी असर होता है और अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने लगती है। ये भी एक तो अनिद्रा होगी, नींद संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। एक होता है विलंबित नींद चरण विकार। मैंने बताया विकार का मतलब डिसऑर्डर, चाहे इसको पढ़े हम डिलेड, लेट नींद आती है जब मान लिया आपको सोना है 8-9 बजे 10 बजे तक, लेकिन आप रात को 2 बजे सोते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तर पे, नींद ही नहीं आती, तो ये डिले हो गया क्या आपका सोना। तो इस तरह का सिंड्रोम मैंने बताया, जब भी सिंड्रोम का यूज हो तो ये भी एक डिसऑर्डर है। ऐसी लक्षण विशेषताएं संकेत प्रदर्शित करता है कि चीज़ें सामान्य नहीं है। तो जब भी आए विलंबित नींद चरण विकार, ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा टफ लगता है, डिलेड, विलंबित जो लंबित हो जाए लेट तक, नींद से संबंधित विकार है ये। ओके, इसको देखते हैं क्या है। तो DSPD भी लिखे चाहे DSPS लिखे, क्योंकि DSPS लिखेगा तो उसमें आएगा डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर, राइट। और अगर DSPS लिखेगा तो डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम। तो क्या है, एक प्रकार का विकार है, डिसऑर्डर है, बीमारी है, जिसमें क्या करता है कि कोई व्यक्ति की नींद स्वीकार्य या पारंपरिक सोने के समय में देरी से ये विकार उत्पन्न होता है। वांछित समय पे जागने में कठिनाई होती है। मान लिया आपको रात शाम को 10 बजे या रात में 10 बजे सोना है और सुबह आपको उठना चाहिए 4 से 5 बजे के बीच में, आप खुद ही 2 बजे सोते हैं तो कहाँ 4-5 बजे उठेंगे, तो सुबह 8-9 बजे ही उठेंगे। तो लेट से सोने संबंधी जो प्रॉब्लम आती है उसको क्या कहते हैं, DSPS, राइट। कुछ व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से देर में सोने जागने का एक पैटर्न होता है, जिसका अर्थ है उन्हें देर रात तक सोने में कठिनाई होती है, नींद ही नहीं आती, बिस्तर पे पड़े रहते हैं और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते इस चक्कर में। 24/7 इस समाज में जो जहाँ पे काम होता है, जहाँ काम और सामाजिक गतिविधियाँ अक्सर देर तक चलती है। जरूरी नहीं कि सब लोग 24/7 ही काम कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन हमारी सोसाइटी तो 24/7 काम करती है। बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि कोई सुबह नौकरी करने जा रहा है, कोई दोपहर में जा रहा है, कोई शाम में जा रहा है, कोई रात में, ऑफिस रात में चल रहे हैं। तो इस तरह का जो है ये सोसाइटी को हम 24/7 सोसाइटी बोलते हैं। तो इस सोसाइटी में काम भी है, सामाजिक गतिविधियां है, अक्सर देर तक चलती हैं। इस विकार वाले DSPD वाले लोगों को सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने शेड्यूल को समायोजित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको अगर सुबह काम करना है तो आप उठ ही नहीं पाओगे, उठ पाओगे आप जा नहीं पाओगे, अब अगर आप चलेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, आपको हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, आपकी एनर्जी डाउन रहेगी। तो जो काम आपको किसी अपना करना है, चाहे अपने खुद का काम करना है या चाहे आपको किसी ऑफिस में या जॉब कर रहे हैं उसमें करना है, तो वो प्रॉब्लम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, समस्याग्रस्त हो सकता है, आप कहाँ उसको पूरा कर पाओगे। ठीक, उदाहरण के लिए DSPS से पीड़ित व्यक्ति रात 10 बजे के बजाय आधी रात के बाद, ये मैंने बता दिया, और फिर सुबह जागने में कठिनाई होती है। कैसे भाई इसका इलाज किया जाए, उपाय क्या है। सोने के तरीके बदलने में अगर या तो आप खुद कोशिश करो, अगर आप नहीं इसमें सफल हो रहे हैं तो इस प्रकार के विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं आप। इसको नहीं, हमारे ऐसे नहीं लिखना है। नींद विशेषज्ञ DSPS इलाज के लिए 2 उपचार विधियों का उपयोग करते हैं। कई विधियों का उपयोग होता है लेकिन 2 करते हैं। ब्राइट लाइट थेरेपी होती है, जिसको पारंपरिक शेड्यूल में बदलने का, ये लाइट की कोई थेरेपी होती है, उससे ये डॉक्टर इसका यूज करते हैं। क्रोनोथेरेपी होती है। इतना आपके इसके सिलेबस में इतना नहीं आएगा, आपको सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। ठीक, 1-2 आप उदाहरण दे सकते हैं। आज 24/7 सोसाइटी में किस तरह जॉब करते हैं लोग, किस तरह उनकी जो है नींद पूरी नहीं हो पाती, किस तरह डिसबैलेंस होता है। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक से भी आप जोड़ सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक से इसको जोड़ सकते हैं। इससे जोड़ के क्वेश्चन भी आ सकता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे जो है रिलेटेड है किससे, 24/7 सोसाइटी से, या किस तरह से ये आपका जो है इसको बढ़ाता है, ये सिंड्रोम को। ठीक, विलंबित नींद ये सिंड्रोम है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है क्रोनोथेरेपी। ये भी एक मेडिकल जो है प्रोसेस है, चिकित्सा प्रक्रिया है, जो नींद की समय सारणी को समय के हिसाब से परिवर्तित करने का प्रयास करता है। विशेष रूप से निद्रा और अन्य संबंधित समस्याओं के लिए प्रयुक्त होती है। सर्केडियन लय, देखिए आप सर्केडियन
क्लॉक या सर्केडियन लैग को ये इसको रिसेट करता है, मतलब आपकी बॉडी को ये उसमें लाता है नॉर्मल वे में। नींद विशेषज्ञ से आप परामर्श ले सकते हैं। दैनिक कामकाज और जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से क्या प्रभावित करता है? विकार। तो आप नींद विशेषज्ञ, नींद की दवा में विशेषज्ञता वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से, मतलब डॉक्टर से आप परामर्श लीजिए, आपको क्या करना है। वो आपका मूल्यांकन प्रदान कर सकते हैं, मतलब पूछेंगे आप क्या काम करते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप उसको स्वयं ठीक कर सकते हो। ठीक, इस बीमारी को सटीक निदान कर सकते हैं। व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट वो आपको उपचार भी बता सकते हैं, भाई आप ऐसे सोइए, ऐसे उठिए, ऐसे खाइए। ठीक, और यहाँ याद रखना, इसको निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि इन समाधानों की प्रभावशीलता व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। खुद डॉक्टर ना बने, जो चीज़ हो सकता है मेरे ऊपर अप्लाई हो सकती है कोई दवाई, तो हम ऐसा नहीं कि मैं दूसरे को भी उस दवाई को दे दूंगा। ओके, तो आप डॉक्टर से परामर्श करिए, क्योंकि डॉक्टर एक अनुभवी होता है, पढ़ाई लिखाई किया हुआ होता है, उसको स्टडी किया हुआ होता है अलग अलग चीज़ों पे, तो उसको पता रहता है कि कौन सी दवाई देना है। ऐसा नहीं है कि सर की दवाई ले लिए और फिर सब उसी को खा रहे हैं। डॉक्टर देखता है, उसके लक्षण पूछता है, उसके शरीर, खाना पीना, उठना बैठना सोना, कोई भी नॉर्मल भी अगर है, ये नॉर्मली कोई हम दवाई लेने जाते हैं तो भी खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। ठीक, तो सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण खोजता है और कुछ परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता इसमें हो सकती है, मतलब कोई टेस्ट करा सकता है। इसके अतिरिक्त एएसपीडी को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए जीवन शैली का समायोजन और निरंतरता महत्वपूर्ण है। लाइफ स्टाइल आप ठीक करिए, आप अपना उसको एडजस्ट करिए। ये तो हो गया आपका डिलेड। अब एक हो गया एडवांस्ड। इसका मतलब एडवांस्ड ये भी बहुत आसान है। देखो ये आपको किताब तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई आती है, क्योंकि एनईपी में माइनर पेपर है, मैं आपको बताऊं। और माइनर पेपर में क्या होता है, आर्ट वाले लोग, इनको साइंस का कोई पेपर पढ़ना पड़ता है, साइंस वाले को आर्ट का पढ़ना पड़ेगा या आर्ट को कॉमर्स का पढ़ना पड़ेगा। तो कॉलेजेज में क्या होता है, कॉलेजेज में क्या होता है कि इसको माइनर पेपर को, जैसे आर्ट साइड के बच्चे हैं उनको साइंस का प्रोफेसर पढ़ाएंगे इसको। अब पढ़ाएंगे क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक तो पेपर है नहीं, टॉपिक उठा उठा करके कहीं कहीं से रखा हुआ है इसमें। तो साइंस के प्रोफेसर को इतनी नॉलेज होती है कि वो अलग अलग ढूंढ करके इसको बना करके एक नोट्स बना करके आपको पढ़ाएंगे वो। तो उस माइनर पेपर की आपको शायद ही कोई बुक मिले, मॉडल मिल सकता है, उसमें पूरा सिलेबस नहीं रहता है। हम क्या कर रहे हैं अपने इसमें वीडियो में कि हम एक एक चीज़ को उठा करके सिलेबस वाइज इसको पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इधर से उधर भी जोड़ के पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक एक चीज़ के बारे में पता है। अब अगर एडवांस स्लीप फेज डिसऑर्डर है या डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर या सिंड्रोम है, यदि आपको उसके बारे में पता है और आपको सर्केडियन लैज, सर्केडियन क्लॉक या आपका आयुर्वेदिक क्लॉक के बारे में पता है, तो आप उसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्या है ये एडवांस स्लीप फेज डिसऑर्डर? जल्दी आप सो जाते हैं, पहले से वांछित से पहले चलता है, मतलब आपको वांछित का मतलब डिजायर्ड। इसका मतलब आपको सोना 10 बजे, आप शाम को 6 बजे ही सो गए, एडवांस पहले ही सो गए, इसका अर्थ ये है। उसका मतलब डिलेड था, उदाहरण लिखा है। इससे पीड़ित व्यक्ति क्या होता है, शाम के 6 बजे मान लिया सो गया और रात के 2 बजे उठ गया हो, प्रॉब्लम हो गई ये भी। भाई सोने का टाइम 10 से 4, 10 से 5 ऐसे होता है ना। एएसपीडी वाला व्यक्ति, मतलब इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, कुल मिलाकर उसको साउंड स्लीप नहीं ले पाता, पर्याप्त नींद नहीं हो पाती उसकी, और उसको नींद का समय औसत व्यक्ति की तुलना में भी बदल जाता है। जब आप प्रॉपर समय पे और प्रॉपर आप स्लीप नहीं करोगे, सोएंगे नहीं, तो आपका पूरा का पूरा हेल्थ का सिस्टम गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा, ये आप याद रखिएगा। ओके, और जब हेल्थ गड़बड़ाती है तो आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं रह पाती, आपका मन नहीं लग पाता, आपकी एनर्जी नहीं हो पाती, आप ढंग से सोच नहीं पाते। स्लीप के कारण ही, नींद के कारण ही आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इवन सोशल हेल्थ, ओके, आपकी आपकी शारीरिक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तीनों प्रभावित होती हैं। तो ये पेपर हम पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट हमने शुरू की यूनिट्स में पढ़ा, और इसमें हेल्थ को हम कैसे ठीक करते हैं, लक्षण क्या होते हैं इसको। इस पारंपरिक यही सोने के समय में असमर्थ होते हैं, समय से जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, फिर अनिद्रा से पीड़ित होते हैं, प्रॉपर नींद ले नहीं पाते, तो किसी की उन्नत नींद, ये इस तरह की बीमारी होती है। इसमें जो है मेलाटोनिन के स्तर पर शरीर का मुख्य तापमान चक्र को सत व्यक्ति की तुलना में घंटों पहले होता है। अब कुछ आपका जो है ना हार्मोन्स आपके कुछ इस तरह से जो है वो सिक्रेट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं कि आपको पहले नींद आने लगती है। ठीक, इसको बायोलॉजी में आपको ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद तीसरा क्या है हमारा, स्लीप एपनिया। ये भी एक डिसऑर्डर है, ये भी एक बीमारी है, राइट।
ये तब होता है जब नींद के दौरान किसी व्यक्ति का सांस लेना और रेस्पिरेटरी फंक्शन बाधित होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत लोग खर्राटे लेते हैं, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते। बहुत लोग तो नींद नींद में चले जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको क्या होता है कि नहीं ले पाए, सांस नहीं गई पाई तो लेटे लेटे मर गए। तो इस तरह की ये एपनिया क्या होता है, ऐसा डिसऑर्डर होता है जो रुक रुक के सांस आती है। रेस्पिरेटरी फंक्शन का मतलब यहाँ पे है कि जो आप सांस लेने से संबंधित जो भी आपके ऑर्गन हैं उनसे होता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का संबंध सांस, हमारा नाक, हमारा गला, फिर अंदर फेफड़े तक जाता है। उस ये अगर सिस्टम किसी न किसी भी रूप से अगर बाधित होता है तो उसका मतलब आपको स्लीप एपनिया डिसऑर्डर है। ठीक, इसमें क्या होता है, इस विकार में नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट होती है जिससे नींद बाधित होती है और दिन में थकान होती है। फिर वही है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाएंगे, नींद नहीं ले पाएंगे आप प्रॉपर जो है आपकी हेल्थ सही नहीं होगी। आप सुबह उठेंगे, आप जल्दी उठ सकते हैं, दिन में भी आपको नींद आएगी। ठीक, आप अपनी परफॉर्मेंस या काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसका मेन कारण मोटापा जैसे कारक जो आधुनिक समाज में तेजी से आम होता जा रहा है, इसको ये बढ़ा सकता है। ठीक, आगे नेक्स्ट, कितने प्रकार होते हैं? सेंट्रल स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया, दोनों का ये मिक्सअप होता है कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे जान लें कि ये, इसको आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है कि सेंट्रल स्लीप में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, रुकावट हो जाती है। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है कि ये दोनों का मिला जुला होता है, सेंट्रल और ऑब्स्ट्रक्टिव। थोड़ा सा आपको उसको जानना है और फिर इसको ना तैयार करना है। लक्षण क्या हो सकते हैं? जोर से खराटे लेता है लोग तो इससे ग्रसित हो सकता है स्लीप एपनिया के। गले में खराश अगर होती है तो उसको भी नींद सोते समय। सुबह सिर दर्द हो रहा है, जागने पर दम घुटने की अनुभूति होती है। कभी कभी होते हैं कि एकदम हड़बड़ा के उठते हैं कुछ लोग, अरे रे सांस नहीं आ रहा था, तो उसका मतलब हो सकता है कि स्लीप एपनिया से वो प्रभावित हो। इसके बाद इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल्स के कारण मूड का भी डिस्टर्ब होता है। दिन के दौरान नींद आने का अगर एहसास हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप, जरूरी नहीं कि आपको पता हो कि आप सांस लेने में दिक्कत होती है। बहुत लोग को पता भी नहीं रहता है कि इनको स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया नहीं है तो ये कुछ लक्षण दिए गए हैं, तो आप अगर आपको ये ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप इसको डॉक्टर पे चेकअप करा सकते हैं कि इसके लिए कि आपको कहीं ये बीमारी तो नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होती है 40 वर्ष से अधिकतर आयु के पुरुषों के साथ, अधिक वजन वाले के साथ, जिन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी कोई बीमारी है, प्रभावित कर सकता है। अधिकतर गर्दन क्षेत्र में अगर आपके टिश्यू पर उसके आसपास फैट ज़्यादा, गले के आसपास आपका ज़्यादा फैट हो गया है तो आपके ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हैं उसको रुकावट डाल सकता है। बड़े आकार की जीभ के कारण ऐसा हो सकता है। टांसिल जैसे आपके गले में हो जाती हैं, जब हम कुछ घूटते हैं तो दर्द होता है यहाँ पे, तो ये भी इसका कारण भी आप ये स्लीप एपनिया हो सकता है कि आप प्रॉपर सांस सोते हुए नहीं लेते। उभरी हुई ठुड्डी, बड़े आकार की गर्दन जैसी स्थिति वाले लोग इस प्रकार के नींद विकारों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, इनको इस तरह की बीमारी हो सकती है। राइट, नेक्स्ट, स्लीप एपनिया का वजन पर प्रभाव पड़ता है, हमने बताया मोटापा भी इसमें मेन है। लगातार नींद न आने से थकान होने लगती है, ये तो आप इसके दुष्परिणाम देख ही सकते हैं। व्यायाम नहीं करने को मन करेगा, थकावट होगी, काम नहीं कर पाएंगे, थके थके रहेंगे, वजन बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। स्लीप एपनिया से जुड़े हार्मोन असंतुलन आपकी भूख के पैटर्न को भी बदल सकते हैं, जिसके कारण आपका वजन घट बढ़ सकता है। तो ये स्लीप एपनिया अगर आपको है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये इसने बताया है। पॉलीसोमोग्राफी के टेस्ट रिजल्ट के साथ डॉक्टर यह पता लगा सकते हैं कि स्लीप एपनिया है या कोई अन्य स्लीप डिसऑर्डर है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपको कहीं भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। डिसऑर्डर जो कि ऑर्डर में नहीं है, एक किस्म से बीमारी या सिंड्रोम। राइट, तो ये टेस्ट किसके लिए होता है? इसके लिए, आपका स्लीप एपनिया के लिए। उपाय क्या है? आप सीधे जाइए डॉक्टर के पास, सबसे अच्छा उपाय यही है। उपचार व्यक्ति के लक्षणों, स्थिति, गंभीरता, डॉक्टर क्या करता है उसके कारणों के आधार पर निर्धारित करता है कि आपको किस तरह का रोग है। यहाँ कुछ सामान्य उपचार दिए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ ही इस उपचार को हमें करने चाहिए। कैसे? 2-3 मैंने ये उपचार भी लिख दिए हैं। एक हो गया CPAP, कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। इस तरह की मशीन आती है, आप उसको लगा करके सो जाएं और ये आपको सही सांस आती रहेगी। श्वास नली की, आप अगर ज़्यादा वसा जमा हो गया हो, फैट मोटा हो गया, तो आप सर्जरी भी करा सकते हैं ताकि आपकी प्रॉपर आप ऑक्सीजन ले सको। मोटे हो तो वजन कम कर लो। ठीक, इससे अतिरिक्त अगर वजन है तो इससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप अपनी किस में बदलाव करिए? आपकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में। कहीं आप ज़्यादा मद्यपान, अल्कोहल तो नहीं पीते, कहीं आप ज़्यादा स्मोकिंग तो नहीं करते, सोने के बाद
बेडरूम में चेंबर के वातावरण को सुधारना, प्रॉपर हवा आती हो, ऐसा नहीं आप सब कुछ खिड़की दरवाज़ा बंद करके सोए हैं। आपका एक्सरसाइज करिए, नींद के समय सारणी को बनाए रखना भी उपचार के हिस्से के रूप में काम कर सकता है। प्रॉपर टाइम पे सोइए, ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं, 10 बजे सोना था 12 बज गए। स्लीप एपनिया का उपचार केवल डॉक्टर द्वारा सलाह पर ही करना चाहिए, अपना आप डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ये कह रहा है। उपचार की प्रक्रिया में नियमित जांच और परिस्थिति के अनुसार ही बदलाव किया जाना चाहिए। अब आ जाए आगे सुबह की धूप की भूमिका, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। इसको पढ़ लेते हैं, जहाँ नहीं समझ में आता है समझा देता हूँ। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं नीचे, और कमेंट करके मैं उसका रिप्लाई करूँगा। किसी और चीज़ पे भी वीडियो बनवाना हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, सुबह के धूप की भूमिका। विटामिन डी, पता है आपको सबको कि विटामिन डी मिलता है हमें किससे? सनलाइट से। हमारे शरीर के लिए ज़रूरी माना जाता है। इसकी कमी होने से शरीर में अनेक रोग पनपने लगते हैं। इसलिए सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा वर्क करता है, सुबह की धूप अगर हम लेते हैं तो विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा होता है, तो उसको मजबूत बनाने में मदद करता है। तो इन कंपैरिजन टू, अगर आप दोपहर में या इवनिंग में अगर आप धूप ले रहे हैं तो उससे अच्छा आप सुबह की धूप लें। ये बताते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, जिसके लिए धूप को बेस्ट नेचुरल सोर्स बताया जाता है, इन कंपैरिजन टू कि आप कुछ खाएं, इंजेक्शन लगवाएं या फूड में इसको शामिल करें। इसमें 80% विटामिन डी पाया जाता है। सूरज की किरणों में इस तरह के गुण पाए जाते हैं जिनसे कई प्रकार की बीमारियां खत्म हो सकती है, और साथ ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता, कम हम बीमार पड़ेंगे, मजबूत बनाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि कई प्रकार के इन्फेक्शन भी धूप से, अगर आप सुबह की धूप लेते हैं तो रोका जा सकता है। ये हो गया धूप का फायदा। कौन सी धूप का फायदा? सुबह की धूप का फायदा। ये हमारे कई प्रकार से बीमारी लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। धूप के सेवन के लिए, ओके 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 ओके, धूप के सेवन के लिए सबसे अच्छा वक्त सुबह माना जाता है, क्योंकि इसके बाद धूप तेज होने लगती है, जो फायदे से अधिक हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे आप सुबह की बाद की धूप क्यों पहुंचा सकती है नुकसान? क्योंकि धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को ख़राब कर सकती हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा बहुत तेज़ धूप झुलसा भी सकती हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, अब वो, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको शुरू में बताया था। ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में जो है, जब ये सनलाइट पड़ती है तो ये छन के आती है इसमें, तो हमारे इसमें यहाँ पे एक ओजोन गैस का मंडल या जोन होता है। ये क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेता है यहाँ पे, तो हमें स्पष्ट साफ सुथरी धूप मिलती है। लेकिन हमारे पोल्यूशन के कारण, एनवायरनमेंट पोल्यूशन के कारण, एनवायरनमेंट आपका डिसबैलेंस के कारण, ये आपने, मैंने पढ़ाया था पहली दूसरी वीडियो में कि हमारी जो है ग्रीन हाउस गैसेज के कारण इसमें छेद हो रहे हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज सीधे सीधे कुछ भागों में आती हैं। जब आती हैं तो अगर हमारी स्किन पे डायरेक्ट पड़ती हैं तो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन दो ये कैंसर भी कर सकती हैं। तो इसलिए सुबह की धूप लो आप, दोपहर और शाम को उतनी अच्छी नहीं माना गया है। धूप की किरणों से हमें कैंसर से लड़ने वाले तत्व भी मिलते हैं, इसके साथ अच्छा फील करवाने वाले हार्मोन सेरोटोनिन और एंडोफिन भी हमें धूप से ही मिल जाते हैं। अच्छा लगता है, खुशी होती है। ये हार्मोन हमें आजकल कई घातक बीमारियों, डिप्रेशन, डिसऑर्डर, ऐसी साइकोलॉजिकल परेशानियों से भी छुटकारा दिलाते हैं। देखिए आपने, एंग्जाइटी, किसी को तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, लोग कहते हैं आप सुबह उठिए, सुबह का सूरज देखिए, सुबह एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो इसमें बताया गया है मिलता है। नींद न आने की समस्या भी खत्म हो सकती है। आपको सुबह कम से कम 15 मिनट जरूर धूप का सेवन करना चाहिए। इसकी वजह से नींद न आने की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। वहीं धूप सेकने से स्किन से जुड़ी समस्याएं सुबह वाली धूप से खत्म हो सकती है। शरीर में खुजली, एक्जिमा की समस्या दूर हो जाती है, खून भी साफ रहता है। सप्ताह में कम से कम, ज़्यादा लेना तो चाहिए रोज़, लेकिन कम से कम आप 3-4 दिन की धूप तो लेनी चाहिए। नेक्स्ट शिफ्ट में काम करने वाले हमारे शरीर को क्या नुकसान होते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, पता चला 7 दिन वो 10 से 2 काम करते हैं, सॉरी, जैसे 10 से 4 काम किया, फिर अब 7 दिन वो करते हैं 4 से लेके 12 बजे तक, और फिर कुछ दिन जो है काम करते हैं अगले 7 दिन वो रात को 2 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, 10 बजे तक। तो ये होगी आपका शिफ्ट में। क्या भाई नुकसान होता है इसको? एक तो हमारी बॉडी क्लॉक, ये मैंने बताया था, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बिल्कुल बदल जाती है। कभी हम किसी टाइम सोते हैं, कभी किसी टाइम सोते हैं, कभी किसी टाइम खाते हैं। भाई आप अगर, जैसे कुछ लोग जॉब पे जाते हैं रात को या शाम को, तो खाना खा के जाते हैं, रात में भी खाते हैं वो,
तो ये हमारी शिफ्ट में काम करने से क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है। नर्वस सिस्टम जो कि हमारा माइंड हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, नर्वस सिस्टम के तहत गवर्न शासित करता है, बताता है कैसे करना, और दिमाग पे भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। और आपकी बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग रात के 8 घंटे की नींद से ही होती है। ठीक, आपके सोने दिन में सोने से नहीं हो सकती, दिन में मत सोइए आप। इसमें भी देखो आप क्या होता है ना कि बायोलॉजी में बहुत सारे जो हैं वो वर्क करते हैं हमारे जो है दिन में धूप की भी भूमिका है, रोशनी की भी भूमिका है, रात को सोने का अलग होता है। तो ये बहुत सारे इसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो इसीलिए इसमें बताया गया है कि बहुत सारा जो रिपेयरिंग होती है रात की नींद से ही होती है। फिर दिन में आप को रात की नींद भी नहीं आ सकती, लगातार रात की ड्यूटी करने से आप थके थके महसूस करते हैं, इसलिए नियोजक भी शिफ्ट बदल बदल कर स्टाफ देते हैं। नियोजक का मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो भी एक साथ, ये नहीं किसी को रात रात पकड़ाए हैं तो रात ही, कभी वो किसी को रात देंगे, कभी फिर 8 दिन बाद दिन में देने लगेंगे, फिर कुछ दिनों बाद शाम को देने लगेंगे शिफ्ट को, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो एक लोगों को। इसके बाद है आपकी व्यावसायिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ। व्यावसायिक किसी व्यवसाय में किसी कई जगह काम करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम चुनौतियाँ आ सकती है, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में, किसी जो है अन्य जॉब प्रोफाइल पे जहाँ भी आप कर सकते हैं। एक तो आपको यांत्रिक चोटें लग सकती हैं, जैसे हथौड़ी से चोट लग गई, कुछ कट गया, कील घुस गई, गलत मुद्रा के कारण कोई दर्द हो गया, मोच हो गया, ये काफ़ी व्यवसायों में आम होती है। परंतु चोट की गंभीरता और प्रकार में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए खेतों में घास जो काटते हैं उनका काम करने वाली औरतों को अपने काम के कारण पीठ में भी दर्द हो सकता है। जो भी आप काम करते हैं, तो देखो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको भाई 200-300 शब्द में आएगा ये, तो आपको तो उसी हिसाब से लिखना है ताकि सब चीज़ हो भी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम एरिया भी कवर कर लें। ठीक, तो व्यवसाय में काम करने से क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे किसी मिल में काम कर रहा है, राइट, चाहे हो सकता है वो किसी जो है वो आपकी बस चला रहा हो या फिर ट्रेन में हो, ये भी कुछ भी काम अपनी जॉब कर रहा है तो ये हो सकता है। निर्माण, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, घर बना रहा है, वहाँ पे काम करने वाला मजदूर ऊंचाई से भी गिर सकता है, चोटें लग सकती। कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा है तो उसकी आंखों में और पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। ठीक, प्रेशर की मशीन पर काम करने वाले व्यक्तियों की उंगली भी आ सकती है। बहुत लोग का हाथ नहीं कट जाता, देखा होगा आपने, कुछ मशीन में हाथ आ गया कट गया। अब भौतिक कारण क्या क्या होते हैं, नुकसान कैसे, कुछ लोग बेचारे बाहर जैसे कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, गर्मी में वो झुलस जाएंगे, सर्दी है तो ठंड लगेगी, धूप की किरणें पड़ेगी पूरे दिन तो प्रॉब्लम। खदान में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अंदर घुसते हैं तो उनको जो है सफोकेशन होती है, दबाव होता है। ऊंचाई पे काम करते हैं उसकी अलग प्रॉब्लम है। बिजली के विभाग में काम करने वाले, हो सकता है वो बिजली उनको कभी कभी होता नहीं कि बिजली लग गई मर गए, या झटका लग गया तो हाथ कट गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ध्वनि प्रदूषण, किसी बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके कानों पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, उनका मेंटल पीस जो है गड़बड़ होता है जिसके कारण उनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है। इस तरह की कुछ धूल की समस्याएं हैं। देखो माइनिंग, जहाँ पे माइनिंग होती है, खदानों में, खानों में धूल की समस्या हो सकती है। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, देखो कितना धूल उड़ता है। तो कई तरह के खतरे होते हैं। ठीक, रासायनिक संकट कैसे होते हैं भाई, लैब में कोई काम कर रहा है, कोई पता चला संक्रमण हो गया, कोई वायरस बाहर आ गया या कुछ अलग तरह की गैस बन गई तो उससे भी बहुत लोग मर जाते हैं। यूनियन कार्बाइड का उदाहरण मैंने बताया था 1986 में, एक एक्ट मैंने ये पढ़ाया भी है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट, बहुत खास है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या एक्ट, कौन सा है ये एक्ट, ये है एक्ट 1986 का। तो यहाँ पे एक यूनियन कार्बाइड बनाने वाली फैक्ट्री में गैस का रिसाव हो गया, हजारों लोग मर गए थे। कीटनाशक जो दवा छिड़कते हैं खेतों में, उनको भी सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो पता चला, कभी कभी देखा होगा तुमने, दिमाग में चढ़ जाती है दवाई, बेहोश हो गया, कुछ लोग मर भी गया। रासायनिक खतरों का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है धीरे धीरे, क्योंकि असर करते हैं। इनका असर अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है, क्योंकि वो लगातार सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाते हैं। भाई स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो धीरे धीरे तो उसका दुष्प्रभाव होता है। ओके, रासायनिक उद्योगों में बहुत सी समस्याएं होती है, खासकर जहाँ खतरों से बचाव नहीं हो पाता। जैविक खतरे भी होते हैं, खेतों खलिहानों में भी स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए सावधानी और सुविधा होनी चाहिए। बीड़ी उद्योग में धीरे धीरे सेहत पर तंबाकू का बुरा असर होता है। देखो धान के खेत में काम करने वाले, देखो पैरों में भी उनको हो जाता है, खराब हो जाते हैं उनके, कुछ समय के लिए स्किन गल जाती है। तो ये व्यावसायिक चुनौती है। जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं,
खेतों में काम करने वाले लोगों को जानवरों से भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैविक खतरे हो सकते हैं, सांप काट सकता है, कोई कुत्ता काट सकता है, किसी और जानवर काट सकता है। देखो अभी देखो कुछ देखा होगा कि अभी कुछ जो है आपका घुस आते हैं जंग सामान्य बस्ती में, या आप ये टाइगर या फिर अलग ये बाघ उतर आता है, ये देखा होगा आपने। ठीक, मानसिक तनाव भी एक समस्या है, चुनौती है व्यवसाय। कैसी? मानसिक तनाव, कोई सैलरी समय से नहीं दे रहा है, ज़्यादा काम कराते हैं, नियोजक, नियोजक का मतलब जो मालिक है, स्थिति बन जाती है, एक सही काम कर रहे हैं चिड़चिड़ापन हो जाता है, आराम नहीं मिलता, अलग तरह की मेंटल टेंशन होती है। किसी भी जॉब वाले से पूछो आप, टेंशन से ग्रसित रहता है आज के समय में। इस तरह से अमानवीय किस्म का काम भी भावात्मक तनाव को जन्म देता है। अमानवीय, अब कोई खदान में मजबूरी में काम कर रहा है, देखिए किसी का मन नहीं है कंस्ट्रक्शन में, मकान बनवाने में, मजदूरी काम, लेकिन पेट के कारण ही आपने जो है खर्च चलाने के लिए करना पड़ता है। ठीक, अमानवीय किस्म का काम, ऐसे काम जिसमें लगातार खतरा हो, और भी काम ऐसे ट्रक चलाना हो गया ही। मानसिक तनाव, कभी कभी मानसिक स्ट्रोक भी बन सकता है, लोगों को होता है ना ब्रेन, ये ब्रेन में जो है स्ट्रोक हो गया, ये भी हो जाता है, हार्ट अटैक हो गया। ऐसे व्यवसाय जिनमें पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी में रुकावट में भी मानसिक तनाव को पैदा करते हैं। शराब पीने की समस्या इसीलिए व्यवसाय से जुड़ गई है। अब आगे देखते हैं नींद और मानसिक स्वास्थ्य कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। हालांकि ये पूरा हम पढ़ चुके हैं, मेंटल हेल्थ को कैसे आपकी इम्प्रॉपर स्लीप या अनिद्रा, सही से नींद न लेना, कैसे आपके हेल्थ को वो अफेक्ट करती है। अब ये अलग अलग पढ़ लिया है, अगर एक साथ आता है तो एक साथ लिखेंगे, जो भी आता है उसी से उठा करके इसको लिख देंगे। नींद और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक मजबूत संबंध होता है। नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर और मानसिक प्रक्रियाओं को स्थिर रखने में मदद करती है। सुबह शाम तक आप सोच ही रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, कुछ दिमाग चल ही रहा है, तो आपको रेस्ट भी तो चाहिए, ताकि आपका माइंड भी रेस्ट कर सके, आपकी बॉडी भी रेस्ट कर सके, तभी तो आप अगले दिन काम कर पाएंगे। अब अगर आप नहीं सोए 2-3 दिन, देखिए कितनी बुरी हालत हो जाती है। एक हेल्दी नींद की आवश्यकता हमारे दिनचर्या को अच्छा करती है, कार्य क्षमता को बढ़ाती है, भावनात्मक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए होती है। तभी तो पता चला आप सोए नहीं 2 दिन तो लड़ना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बात पे क्रोध आने लगा। तो भावना भी अच्छी होती है, आप प्रॉपर सोते हैं, प्रॉपर उठते हैं, मूड आपका अच्छा रहता है। नींद की कमी या गड़बड़ हुई नींद मानसिक हेल्थ को भी प्रभावित करती है, और अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। चिंता, तनाव, उत्साह में कमी, एनर्जी में कमी। अभी इसने बताया कि वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की नींद आवश्यक मानी जाती है, और बच्चों और किशोरी के लिए अधिक समय शामिल हो सकता है। सामान्य आदमी 7 से 9 घंटे सोए, और बच्चे इससे ज़्यादा सो सकते हैं। अच्छा, नींद के लाभ क्या है बता दिया। हेल्थ आपकी अच्छी होगी, मेंटल आराम मिलेगा, आपके डिप्रेशन एंग्जाइटी में कमी आएगी, आपका मेडिटेशन ध्यान अच्छा होगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी कार्य क्षमता, कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपकी इसमें अच्छी हो जाएगी। किससे? कार्य क्षमता, कोई भी काम करने की। ठीक, आज के समय में एक प्रॉब्लम आ रही है डिजिटल से, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, रील्स देखना, फेसबुक देखना, यूट्यूब देखना, अनेक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि सोना था 10 बजे, पता चला मूवी देखते देखते, रील्स देखते देखते 1 बज गया। इस कारण से उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिसके कारण उनके शरीर में भी तनाव, टेंशन होने लगी और गंभीर बीमारी हो गई। इसलिए एक स्वस्थ शरीर के लिए आपको प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है। ये भी लिख दिया मैंने। हेल्थ को हम कैसे सही करें, मेंटल हेल्थ को अच्छी चीज़ के लिए इन चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। अखरोट खाओ, बादाम खाओ, साबुत अनाज की रोटी खाओ। देखा होगा आपने आजकल जो है साबुत अनाज, मक्का की, बाजरे की, ठीक, इसमें सब लिखा है। ब्राउन राइस, आटे की ब्रेड, ओट्स, दलिया, है सब चीज़ आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा करेगी। बादाम भिगो के खाओ, किशमिश खाओ, शहद खाओ, फ्रूट्स खाओ। तो ये सब चीज़ भी ये पूछ सकता है कि किन किन चीज़ों का सेवन करना मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है। तो हम जोड़ के लिखेंगे इसको कि एक तो आपको जो है प्रॉपर आप अपनी जीवन शैली सही करें, ठीक, आप प्रॉपर समय पे सोएं, आप प्रॉपर डाइट रखें, बैलेंस डाइट, ये भी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो ये आपकी यूनिट 7 कंप्लीट होगी। जो भी आपको चीज़ समझ में ना आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उसमें कमेंट करें। आपको अच्छा लगता हो तो भी आप कमेंट करके बताएं, मेरा हौसला बढ़ाए। अगर इसके अलावा आपको किसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी है तो वो भी आप बताएं, तो मैं उस सेक्शन पे BA या MA जो भी आप कहेंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेक्चर बना दूंगा किसी भी सब्जेक्ट पे, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।